ओके। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सी जो है आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हम लोग अपनी मेजर प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर, और उन छोटे छोटे सेक्शंस को इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपना जो मेजर सोल्यूशन है वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं। नाउ हम लोगों ने बात करी थी कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कोई भी एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने जो कंपाइलर यूज करना है, जो इस प्रोग्राम के लिए हम लोग यूज करेंगे कंपाइलर, वो मैं टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर काम करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी, कि वो किस तरह से देखने में है, उसका फील एंड लुक। जब आप उसको रन करोगे तो वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। मैं 1 मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ इसकी अभी। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास विजिबल होगा। जब आप इसके अंदर काम करोगे तो इस तरह से कुछ विजिबल होगा। जो कोडिंग हम लोगों को करनी है इसके अंदर, ये इंटरफेस होगा। इसमें से आपको ऐसे ऊपर मेन्यूज बने हुए हैं। आपने कोई भी बना हुआ कोड ओपन करना है तो आप ओपन में चले जाओगे। ये मैं आपको कुछ बने हुए प्रोग्राम से खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम एक खुल गया, बीच में ये विंडो दिख रही है हमारे पास। ये अलग अलग चीजें, बहुत सारा कुछ इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। ये क्या है, हम लोग सब लोग यहाँ तक पहुंचेंगे इसके अंदर भी। अब जैसे ये विंडो है, छोटी बड़ी करनी है, अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है तो F5 शॉर्टकट की होती है। ठीक है, सर स्क्रीन सर साइज सुनीता जी को आवाज नहीं आ रही सर, उनकी अभी कॉल आई थी। आपको आ रही है? सर मुझे तो आ रही है। तो उनको बोलो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करे वापस, या आप कहते मैंने 2 बार किया। फिर मैं अपने दोबारा बोल देती हूँ दीदी। हेडफोन चेक करें, वो बिना हेडफोन के करें वो कनेक्ट। ठीक है सर। तो F5 के साथ हम लोग उसको साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज मल्टीपल विंडोज ओपन है, यहाँ पे जैसे हमारे पास ये फंक्शन भी खुला हुआ है, प्रोग्राम खुला हुआ है, और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी, अब ये 3 फाइल्स खुल गई। इस फाइल को आगे पीछे मूव करना है आपको, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना, तो F6 के साथ आप मूव करो। ठीक है, फंक्शन की F6 के साथ हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन कोड विंडो टू अनदर। F5 के साथ आपको इसको रीसाइज करना है, छोटा बड़ा कर सकते हो आप, और F6 के साथ आप इसके आगे पीछे मूव कर सकते हो। ठीक है, अब कोई भी कोड आपने लिखा हुआ है, उस कोड को सबसे पहले, ओके ये तो था हमारा कि विंडो दिखती कैसी है, ठीक है, हमारा विजिबल कैसे होगा। लेकिन अभी इससे पहले हम लोग अगर बात करते हैं कि आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है और कैसे आपको उसको करना है, तो आपको जब सी का प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक, तो उसके लिए कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, सी का प्रोग्राम लिखने के लिए आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, जिस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले ऊपर आती है आपके पास हेडर फाइल्स। यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ हेडर फाइल्स, आप जितनी मर्जी हेडर फाइल्स को ऐड करना चाहो उतनी हेडर फाइल्स को ऐड कर सकते हो। फिर आपके पास आती है ग्लोबल डिक्लेरेशंस। ये जो ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है, ये आपके पास, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, यूनियंस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। फिर आपके पास एक मेन मेथड होता है, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी। तो यहां से आपका प्रोग्राम शुरू होगा, हेडर फाइल से। दिस विल बी द फर्स्ट थिंग, हेडर फाइल, ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर आपका वेरिएबल्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारी चीजें हो सकती है। ये क्या होते हैं, ये हम लोग आने वाले सेशंस के अंदर पढ़ेंगे अकेले अकेले चीज को। फिर मेन, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स, और फिर यहाँ पे हो सकता है डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एटसेट्रा। ठीक है, इन सब की डेफिनेशंस यहाँ पे हो सकती हैं।
मतलब आपने अगर ऊपर एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर ही करा है, ठीक है, तो डिक्लेरेशन से कंपाइलर को तो पता चलता है कि उसने क्या करना है, मतलब क्या आपके प्रोग्राम में यूज हो रहा है, लेकिन वो होगा क्या, करेगा क्या, वो उसकी डेफिनेशन ही उसको बताएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोगों ने जो डिक्लेयर करा है हम लोग उसको साथ के साथ डिफाइन भी करें, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको अकेली अकेली स्टेटमेंट का मतलब समझा। यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं हेडर फाइल्स की, ठीक है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? अब देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये नहीं कहती कि आप सारा कुछ स्क्रैच से लिखो, मतलब सारा कुछ जीरो से लिखना शुरू करो, एक एक चीज आपको खुद को लिखनी है, ऐसा नहीं होता। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स जो हैं वो पहले से बने बनाए प्रोवाइड करती है। अब देखो जैसे आप मोबाइल फोन लेते हो, इसको मैं और सिंपल करता हूँ। जितने भी मोबाइल फोन देखोगे आप, चाहे वो एंड्रॉइड बेस्ड फोन है, चाहे वो आईओएस बेस्ड है, चाहे विंडो बेस्ड है, उन सब में डायलर होगा, दैट इज द डिफॉल्ट थिंग। उनमें एक सेक्शन होगा जहां पे आपका मैसेंजर होगा, ठीक है, जहां पे आप मैसेजेस रिसीव करोगे। एक सेक्शन होगा जहां पे आप फोटोज खींच सकते हो, कैमरा को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज अ स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग जो पहले से ऑपरेशंस दिए हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि कल को मैं एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू करूंगा तो मेरे को वहां पे डायलर कैसे काम करता है उसकी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है। मेरे को वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा कि आपने गैलरी खोलनी है तो गैलरी कैसे खुलेगी, नहीं, वो पहले से बने बनाए, ठीक है, प्री डिफाइंड फीचर्स हैं उसके। अब ऐसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कुछ प्री डिफाइंड फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है। वो जो प्री डिफाइंड फीचर्स या जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस, वो जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो किसके अंदर डिफाइन होते हैं? हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। तो यू कैन से हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, इन फंक्शंस को हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, इनकी वर्किंग को हम चेंज नहीं कर सकते। इनका एक पहले से डिफाइंड काम है, ठीक है, उस डिफाइंड काम को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो काम करेगा क्या अगर हम लोग उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस की कलेक्शन होती है और हमारे पास बहुत सारी हेडर फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। वी हैव सो मेनी हेडर फाइल्स। जैसे मैथ्स के फंक्शन है तो उसके लिए maths.h बनी हुई है, ठीक है। आपको जर्नल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है तो stdio.h बनी हुई है, ठीक है। आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड काम कुछ करना है तो उसके लिए string.h बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज करके उसको रखा गया। ये नहीं कि एक ही हेडर फाइल है उसी में सारा कुछ डाल दिया, नहीं, यूजर उसको और इफेक्टिवली यूज कर सके, उसको पता होगी मैंने कौन सी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, मतलब कैसा काम करना है, तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल लो, उठाओ और उसको यूज कर सकते हो। अब आपको यूज कैसे करनी होती है हेडर फाइल? उसको यूज करने के लिए आपको यूज करना होता है हैश इंक्लूड, ये इसका सिंटेक्स है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नेम, हेडर फाइल डॉट एच, ठीक है। हैश इंक्लूड हेडर फाइल डॉट एच। कौन सी हेडर फाइल आपका? डॉट एच का मतलब क्या है कि वो हेडर फाइल है, जितनी भी हेडर फाइल्स होंगी उन सबकी एक्सटेंशन डॉट एच होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड हेडर फाइल डॉट एच ये करना होगा। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेप में ग्लोबल डिक्लेरेशन। जैसे हम लोग बात करके रहे थे, ये वेरिएबल्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके टॉपिक्स हैं। आगे चल के हम लोग सब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम लोग इसको स्टडी करेंगे आगे, तो उसमें ये ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन ये मेन इज इंपॉर्टेंट, ये आपका एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट, ठीक। सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा फंक्शन जो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओगे, ऑलमोस्ट अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें मेन मेथड ही एक ऐसा मेथड है, मेन मेथड ही एक ऐसा मेथड है जो मेथड सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है, जिसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ऑटोमेटिकली काम करता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा डिपेंडिंग अपॉन जब आप उसको प्रोग्राम को रन करते हो। और आपके प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेन मेथड होना चाहिए और एक होना चाहिए। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा मेन है तब भी गड़बड़ है, ठीक है। अगर कोई भी मेन नहीं है तब भी गड़बड़ है। अगर एक से ज्यादा मेन होंगे तो उसको पता नहीं, क्योंकि एंट्री पॉइंट है। अब सपोज करो आपके पास, आप किसी जगह पे जाते हो और आपके पास वहां पे 2 एंट्री डोर्स हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता होगा कि मेरे को किस एंट्री डोर से, तो फर्स्ट टाइम तो कंफ्यूजन होगी कि मैं लेफ्ट वाले डोर से अंदर जाऊं या राइट वाले से जाऊं, ठीक है। और सपोज करो आप कहीं पे जा रहे हो, कोई डोर ही नहीं है एंटर करने के लिए, ठीक है, तो दैट मींस आप अंदर ही नहीं जा पाओगे, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो सेम वे से आप ये कह सकते हो कि दिस इज द एंट्री पॉइंट, ये गेट है जहां से आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। जो कोड आप इसके अंदर लिखोगे सिर्फ और सिर्फ वो कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी और कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। उस बाकी सारे कोड को आपको इसके अंदर
कॉल करना पड़ेगा। फिर डेफिनेशंस आ जाती हैं, जो आपने फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन बनाए हैं वो काम क्या करेंगे। अगर आपने एक फंक्शन बनाया तो फंक्शन काम क्या करेगा, अगर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर का काम क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशंस को आप यहाँ पे नीचे देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप उसको ऊपर भी डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मेन से पहले भी डिफाइन करना चाहो तो मेन से पहले भी डिफाइन कर सकते हो। डन। तो हमारे पास हेडर फाइल्स आएंगी, ग्लोबल डिक्लेरेशंस आ जाएंगे, मेन मेथड होगा और डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स को यूज करा है, ठीक है। तो इसके अंदर यूज होने वाले कुछ सिंबल्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास डबल स्लैश, ठीक है। डबल स्लैश जो है ये होता है कमेंट्स के लिए, कमेंट्स। अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट के आगे डबल स्लैश लगा दिया तो वो स्टेटमेंट कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ठीक है। कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। ये कमेंट्स किस लिए होते हैं, टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट के बारे में आपको करना होगा। और ये जो है, जो डबल स्लैश है, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, कंपाइलर विल इग्नोर दिस स्टेटमेंट। लेकिन अब जैसे हमारे पास ये मल्टीपल लाइन हो गया तो स्लैश स्टार लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 अप टू लाइन n स्टार स्लैश। अब इसने क्या करा, अब यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ना तो यहाँ पे कितनी लाइंस कमेंट हुई है, सिर्फ एक। अगर नीचे वाली लाइन को भी करना है तो मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब ये वाली लाइन भी कमेंट बनेगी, नहीं तो कंपाइलर इसको रीड करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब यहाँ से शुरू कर रहा और ये सारी की सारी लाइंस और यहाँ पे बंद कर दो, इसका मतलब क्या हो गया, इन चारों लाइंस को कंपाइलर इग्नोर कर दे, ठीक है। कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो स्लैश, डबल स्लैश के साथ सिंगल लाइन कमेंट होता है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश इसके साथ मल्टीपल कमेंट्स यूज होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। फिर मैंने यूज करा है सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है ये होता है टर्मिनेटर ऑपरेटर। टर्मिनेटर ऑपरेटर ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एंड ऑफ द स्टेटमेंट। आपकी स्टेटमेंट कहां पे खत्म हो रही है, उसका एंड कहां पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा, मैंने ऊपर स्टेटमेंट्स लिखने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, मतलब आप स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, हर एक स्टेटमेंट के बाद मेरे को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेन के बाद नहीं लगाया, अगर मेन के बाद लगा दूंगा तो मेन टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको उसको टर्मिनेट नहीं करना। तो जैसे जैसे आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली शुरू करोगे तो यू विल एक्सपीरियंस इट कि कहाँ पे सेमीकोलन आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जो सिंगल स्टेटमेंट होते हैं उसको आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। देन आपके पास पैरेंथेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर इनको बोला जाता है पैरेंथेसिस। ये जिसके पीछे होंगी ये रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट अ फंक्शन। इसका मतलब कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कहां पे लगी हुई है, मेन के साथ, तो इसका मतलब मेन क्या हो गया आपके पास, एक फंक्शन, ठीक है। मेन के साथ लगी हुई है तो मेन क्या हो गया आपका, एक फंक्शन। तो जिसके साथ, जिसके पीछे ये लगी होगी, पैरेंथेसिस लगे होंगे, वो आपके पास फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है या फिर आर्गुमेंट लिस्ट भी हो सकती है इसके अंदर, ऐसे भी हो सकता है। सॉरी सर, इसका नेम क्या है? पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक, मतलब आर्गुमेंट लिस्ट भी उसके अंदर हो सकती है और बिना आर्गुमेंट के भी हो सकता है। ये भी अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग अगले सेशंस के अंदर इसको भी क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से आर्गुमेंट्स और बिना आर्गुमेंट्स के यूज किया जाता है। देन कर्ली ब्रेसेस, ये है आपका ब्लॉक,
ये रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अभी तक के जो सिंबल्स हम लोगों ने यूज करे हैं, मतलब यहां से पैरेंथेसिस, ब्लॉक को यूज करा है, सेमीकोलन को यूज करा है। ठीक है, तो कमेंट्स को यूज करा है हमने, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक, तो यहां तक हैश एक हमने यूज करा है इसमें, हैश। हैश इज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर इससे क्या है, कंपाइलर को पता होता है कि ये वाली जो फाइल या ये वाला जो है ये प्री प्रोसेस्ड है, इसको पहले से प्रोसेस कर रखा हुआ है हमने। ठीक है, इसको, इसका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है, इसको कहीं पे डिफाइन नहीं करने की जरूरत। जो मीनिंग इसका यहाँ पे डिफाइन कर दिया वो यहीं पे उसी मीनिंग को वो उठा के वो चलेगा यहाँ पे। मतलब अब यहाँ पे अगर हमने लिखा है हैश इंक्लूड आयोस, जो भी हेडर फाइल का नाम देंगे हम लोग, तो वो पहले से उसको सिर्फ इंक्लूड करेगा, पहले से प्री कंपाइल्ड फाइल है जिसको उसने ऐड करना। ठीक है, ओके। अगर अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, अब आपको जो कॉमनली मोस्ट कॉमनली हेडर फाइल को यूज करना है वो है conio.h, stdio.h। ये तो मोस्ट कॉमन हेडर फाइल्स हैं जिन हेडर फाइल्स को आप यूज करोगे। conio.h, conio इज कंसोल इनपुट आउटपुट, stdio इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। conio.h एंड stdio.h। और अगर आपको कोई भी मैसेज, ठीक, प्रिंट करना है, कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी, कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है printf फंक्शन। printf फिर मैसेज, सिंपल मैसेज। अगर आपको मैसेज प्रिंट करना है तो printf मैसेज। अब ये जो printf है, देखो printf के साथ ये ब्रैकेट्स लगी है ना, तो ये क्या हो गया, फंक्शन, और इसके अंदर ये आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये वाला जो printf फंक्शन है ये किसके अंदर डिफाइंड है, stdio.h के अंदर। मतलब अगर आपने इसको यूज करना है तो देयर इज नो नीड टू डिफाइन कि इसकी वर्किंग क्या होगी। उसकी वर्किंग किसके अंदर डिफाइंड है, stdio.h के अंदर, तो आपको सिर्फ उसको यूज करना होगा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको एक सैंपल प्रोग्राम के अंदर देखूं, इसको एक जस्ट सैंपल प्रोग्राम की तरह बनाए। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, उससे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। नंबर 1, राइट योर कोड। ठीक है, आपने अपना कोड लिखना है, उस कोड को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। जो कोड हम लिखेंगे दैट कोड बिकम्स अवर सोर्स कोड। ठीक है, नंबर 2, कंपाइल योर कोड। आपको अपने कोड को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के का रीजन क्या होता है, एक तो होता है टू चेक सिंटैक्स एरर्स, चेक सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स क्या होते हैं, सिंटैक्स होते हैं द वे वी यूज अ कमांड, द स्ट्रक्चर ऑफ योर कमांड, कि एक कमांड को कैसे यूज किया जाता है। तो क्या हमने वो कमांड वैसे ही यूज करी है या नहीं, किसी एक फंक्शन को यूज करने का तरीका है, क्या हमने उन रूल्स के हिसाब से उसको यूज करा या नहीं करा। ठीक है, क्या हमने कोई रूल ब्रेक तो नहीं करा। अगर वो रूल ब्रेक होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, तो वो रूल्स के अंडर हो या नहीं हो, खुद ब खुद आपको चेक करके बता देगा। दूसरा, ये आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड टू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। अब जो सोर्स कोड हम लिखते हैं, आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं या लैंग्वेजेस जो होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज,
हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है यूज्ड बाय यूजर, जो हम यूज करते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ठीक है, पीएचपी, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, दीज लैंग्वेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की फॉर्म में होती हैं, आपको बस उसके सिंटेक्स और उसके रूल्स को ध्यान में रखना होता है और उन रूल्स और सिंटेक्स के हिसाब से आपको कोड करना होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती है ये होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, ये होती है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, जीरोस और वन की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो कंपाइलर का काम क्या होता है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंपाइलर, हमने सोर्स कोड किसमें लिखा है? हाई लेवल लैंग्वेज। HLL इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा वो? लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं पता कि प्रिंट एफ का मतलब क्या है, कंप्यूटर को ये नहीं मतलब पता ए क्या मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, 10 20 30 का मतलब क्या है, क्योंकि कंप्यूटर आपका डिजिटल डिवाइस है। ठीक है, डिजिटल डिवाइस होने की वजह से देखो, जो भी डिवाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना डिजिटल डिवाइसेस हैं, ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ डिजिट्स को समझते हैं, एंड डिजिट्स मीन बाइनरी नंबर्स, जीरोस एंड वंस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कंपाइलर का जो काम होता है, जब वो एरर सारे चेक कर लेगा, एरर चेक करने के बाद आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। डन। ठीक है, तो आपको पहला काम करना है, आपको सोर्स कोड लिखना है, फिर आपको कंपाइल करना है। इफ देयर इज एनी एरर, सिंटेक्स एरर है, तो आपको उस एरर को रिमूव करना होगा। ठीक है, फिर फाइनली थर्ड स्टेप इज आपको अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा। एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। कंपाइल करने के लिए मैं टर्बो सी प्लस में बता रहा हूं, कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की है F9। ठीक है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F9। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए F9 और रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9, ये शॉर्टकट कीज हैं जिसकी हेल्प के साथ आप प्रोग्राम को कंपाइल और रन, अगर आप कंट्रोल F9 कर देते हो सीधा, तो वो पहले कंपाइल करेगा फिर रन करेगा। ठीक है, ये मतलब आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले कंपाइल करें फिर रन करें। ठीक है, आप सीधा कंट्रोल F9 कर दो, पहले वो कंपाइल ही करेगा। ठीक है, चेक करेगा कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है उसमें, अगर कोई सिंटेक्स एरर होगा फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, अभी हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं कंपाइलर के ऊपर, कि जब आप कंपाइलर के ऊपर इसको रन करोगे तो ये सारा कुछ कैसे दिखेगा आपको। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को एक नई फाइल ओपन करनी है, तो मैं फाइल में जाता हूं, यहाँ पे करता हूं न्यू। ठीक है, यहाँ पे अपने फाइल में चले गए, न्यू करा, आपके पास एक न्यू कोड, सोर्स कोड खुल गया, और इसका नाम क्या आ रहा है? नो नेम 00.cpp। ठीक है, कि इसका कोई नाम नहीं है इस फाइल का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड stdio.h। ये हम लोगों ने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, इसका मतलब ये दो हेडर फाइल्स हैं जिनके मेथड्स को हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया void main, फिर मैंने ब्लॉक बनाया, और देखो ब्रैकेट ओपन करी, यहाँ पे उसने अपने बंद नहीं करी, यहाँ पे आपको खुद बंद करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हो वैसे वैसे उसको साथ के साथ बंद करते जाओ। वो मैं उसको बाद में मतलब बताता हूँ क्या मतलब होता है उसका। फिर इसको हम लोग एंटर करते हैं, और आपको देखो कोडिंग का स्टाइल नोट करना है कि मैं कैसे कोड कर रहा हूँ। मैं इसको बिल्कुल यहां से शुरू नहीं करूंगा, मैं एक टैब प्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा आगे आ गया। ठीक है, ताकि वो मेरे को समझ में आ सके कि वो ब्लॉक के अंदर क्या लिखा गया है। फिर मैं यहाँ पे, हमने कुछ भी प्रिंट करना था तो मैं उसके लिए लिखता हूँ printf वेलकम टू सी। ठीक है, सोर्स कोड लिख लिया। अब सोर्स कोड लिखने के बाद मेरे को करना है इसको कंपाइल। कंपाइल करने के लिए क्या है? F9। ठीक है, वो नीचे दिखा रहा है सक्सेस
नीचे आ गया यहाँ पे सक्सेस, ठीक है कि कोई एरर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेमीकोलन हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, टर्मिनेट नहीं करते। अब इसको कंपाइल करते हैं। अब देखो वहां पे उसने एरर दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो रिपोर्ट कर रहा है 2 एरर्स। अब देखो जब भी कभी भी आपके पास ये स्टेटमेंट मिसिंग वाली एरर आती है ना, स्टेटमेंट मिसिंग वाली, तो इसका जनरल मीनिंग यही होगा कि इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट में आपने टर्मिनेट करनी थी स्टेटमेंट, वो टर्मिनेट नहीं, ठीक है। देखो लाइन नंबर किस में दिखा रहा है, वो 7 नंबर लाइन पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज लाइन नंबर 7, लेकिन यहाँ पे तो हम कहते हैं कुछ स्टेटमेंट मिसिंग वाला है ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो वो अल्टीमेटली एरर है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बंद कर दो, अब कंपाइल करो, ठीक है। अब कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक, कंपाइल हो गई, एरर फ्री हो गया। अब मेरे को रन करना है इसको, देखना। अभी मैं इसको कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूँ, ये ब्लिंक करके आ गया ना, वापस ब्लिंक करके आ गया, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उसने हमें एग्जीक्यूशन की आउटपुट तो दिखाई नहीं, ठीक है। तो आपको अभी आउटपुट देखने के लिए टेम्परेरी आपको जाना पड़ेगा डॉस शेल के ऊपर, या आप शॉर्टकट की प्रेस करोगे ऑल्ट F5, ऑल्ट प्लस F5, ये आपको टेम्परेरी डॉस शेल पे लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आ रही है वेलकम टू सी, ठीक है। ऑल्ट प्लस F5 से ये आपको मूव करता है टेम्परेरी टू डॉस शेल। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ऐसा ना हो कि हमें हर बार आउटपुट देखने टेम्परेरी वहां पे ना मूव करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली जो है, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें उसी वक्त ही वो वेट करे, उसी वक्त ही वो वहां पे वेट करे और हमें आउटपुट दिखा के वापस आए। तो आपके पास एक मेथड यूज होता है गेट ch, ठीक है। गेट ch मतलब गेट चॉइस। अब जहां पे भी ये गेट ch आएगा वहां पे वो पॉज लेगा, ठीक है। वहां पे वो पॉज लेगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, पहले इसको देख लो एक बार, फिर हम लोग नोट करना होगा जो भी नोट कर लेंगे। मैं इसको रन करता हूँ अभी। अभी देखो, अब वो वेलकम टू सी, वेलकम टू सी, अब ये 2 बार आ रहा है, और वेलकम टू सी पिछली वाली आउटपुट दिखा रहा है। हमने पहले भी रन करा था ना एक बार, ठीक है। तो वो पिछली वाली आउटपुट एज इट इज वहां पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखो ये पॉज कर रहा है, हमने ऑल्ट F5 करके हम यहाँ पे नहीं आए, अभी तक ये पॉज कर रहा है। मैं एक बार फिर से रन करूंगा ना, कंट्रोल F9, तो वो देखो 3 बार हो गया, वेलकम टू सी, वेलकम टू सी, वेलकम टू सी, मतलब पुरानी आउटपुट अभी भी ऐसे ही वहां पे पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि जो पुरानी आउटपुट है वो भी क्लियर हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को क्या करना है, CLR SCR, ये एक और फंक्शन है जो स्क्रीन को क्लियर करता है, ठीक है। जो भी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होगी उसको क्लियर करेगा CLR SCR। अभी इसको रन करते हैं कंट्रोल F9। अभी देखो पिछली जितनी भी आउटपुट थी उसने सारी क्लियर कर दी, ठीक है। पुरानी आउटपुट जितनी भी थी जहां पे CLR SCR आ गया वहां पे सारी आउटपुट को क्लियर कर दिया, और सिर्फ जो करंट आउटपुट है वो दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बाद फिर करता हूँ printf प्रेस एनी की, मैं इसके बाद फिर कर देता हूँ गेट ch, फिर मैं करता हूँ printf आई एम द लास्ट लाइन ch। अब क्या होगा, अब मेरे को आउटपुट बता सकते हो किस तरह से आएगी। पहले क्या आएगा, वेलकम टू सी, और वो वेट करेगा क्योंकि वहां पे हमने क्या यूज करा हुआ है, गेट ch। जब आप कोई भी की प्रेस करोगे फिर अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा, प्रेस एनी की, फिर वेट करेगा, क्यों, क्योंकि अब क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, गेट ch, ठीक है। फिर आपने कोई की प्रेस करी, फिर आ जाएगा आई एम द लास्ट लाइन, और फिर वो वेट करेगा। इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, वेलकम टू सी, ठीक है। अभी जब तक मैं कीबोर्ड से कोई की नहीं प्रेस करूंगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, गेट ch। गेट ch मींस पॉज, ब्रेक। आपने कोई भी की प्रेस करी, अगला आ गया प्रेस एनी की, हमने ये लिखी थी सेकंड स्टेटमेंट, उसके बाद फिर क्या लगा था, गेट ch, तो वो फिर से पॉज ले रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इंटर प्रेस कर दिया, आई एम द लास्ट लाइन, ठीक है। ये लास्ट लाइन के बाद फिर गेट ch लगा हुआ है हमारे पास, फिर वो ब्रेक ले रहा है, और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस करा। अब इसके बाद कुछ नहीं था, आई एम द लास्ट लाइन, और यहाँ पे गेट ch के बाद कुछ भी नहीं रहा, तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, जब भी आप कोड करते हो, तो आपको अपने कोड को साथ साथ सेव करना है। सेव करने के लिए F2 इज अ शॉर्टकट की, आप सेव करो इसको। और क्योंकि हम लोग सी का कोड लिख रहे हैं, तो सी के प्रोग्राम की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .c,
तो आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना होगा विद एक्सटेंशन .c। वो कह रहा है कि .c फर्स्ट .c नाम से पहले ही एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, क्या आप उसको ओवरराइट करना चाहते हो? हम किसी के प्रोग्राम को ओवरराइट नहीं करते। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ fst.c, कुछ भी जो आपको याद रहे, ठीक है, fst.c कर दिया। तो व्हाट वी हैव लर्न टुडे कि आपको किस तरह से कोड लिखना है, ठीक है। हम लोगों ने किस तरह से फाइल को इंक्लूड करा, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा, मेन मेथड बनाया, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। अब क्लियर स्क्रीन क्या काम करता है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। अब ये लाइन क्या कर रही है, अपनी तरफ से एडिशनल कमेंट देने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट द मैसेज, ठीक है, ये मैसेज को प्रिंट करवा रही है एंड सो ऑन। आप हर एक लाइन को कमेंट कर सकते हो। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज कि आप जितना हो सकता है अपने कोड के अंदर उतनी डॉक्यूमेंटेशन करिए, ठीक है। दिस इज अ गुड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग, ताकि कल को जब आप वापस उस कोड को पढ़ना शुरू करोगे, वापस उस कोड को देखना शुरू करोगे, तो एटलीस्ट आपको समझ में आए कि आपने उस कोड के अंदर क्या लिखा था। आप 6 महीने के बाद कोई प्रोग्राम खोलोगे ना, तो आपको खुद को नहीं याद रहेगा कि यार इसमें क्या क्या लिखा था। लेकिन अगर आपने इस तरह से उसके साथ कमेंट लिखे होंगे, तो आपको उसको समझना और करना वो आसान रहेगा, रेदर देन कि हम लोग फिर से सारी चीजों को रीलोकेट करते रहें। और ये याद रखना कि सी जो है ये सारी केस सेंसिटिव है। जो चीजें अभी हम लोगों ने स्मॉल में लिखी है वो स्मॉल में ही आएंगी, और मैक्सिमम कोडिंग सारी की सारी जो है वो लोअर लेटर के अंदर, ठीक है। आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना कुछ भी, सारा का सारा कोड लोअर लेटर में होगा। अगर मैं इसी को कैपिटल में कर दूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उसको समझ नहीं पाएगा।